नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा के रन में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और कैपिटल टीवी ने आपको एक बार नहीं कई बार बताया था कि जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उसके उलट नतीजों में तब्दील होता नजर आएगा और हुआ वही। एग्जिट पोल के सारे दावे फेल हो गए हैं और नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत भी है, क्योंकि हरियाणा के राज्य में ऐसा पहली बार होगा जहां पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर रही है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए है। लेकिन एग्जिट पोल के दावे आखिर क्यों फेल हुए और क्या कुछ ऐसे फैक्टर थे जिस वजह से बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है? हरियाणा के रन को समझेंगे, किस तरह से जो नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस पार्टी को भी कितना बड़ा झटका लगा है, नफा नुकसान पे भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी हैं और दो खास मेहमान डॉक्टर संजीव राय और अनुज जी भी मौजूद है। तो सबसे पहले सर आपके पास आना चाहेंगे। आपने कितने सारे शोज किए, एग्जिट पोल के आंकड़ों पे भी चर्चा हुई, सारे आंकड़े फेल हो गए। क्या लगता है कि इतना बड़ा जो बदलाव है नतीजों में क्यों देखने को मिला है? देखिए, एक तो बीजेपी को ये बधाई देनी पड़ेगी कि उनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट है और जो सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं हरियाणा में, उसमें वो फिर पास हो गए हैं। क्योंकि जो एक नैरेटिव चल रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग के अगर पिच पे आप देखें तो जाट, दलित और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा था कि ये बीजेपी के अगेंस्ट में है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज 2019 से 36% से बढ़ के अभी 40% के आसपास दिखा रहा है। तो ये जो 4% वोट बढ़ा है, ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलेज है। क्योंकि 10 साल सरकार चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी और वोट परसेंटेज घटना चाहिए था, लेकिन घटने और रिटेन होने की बजाय अगर बढ़त है तो ये रियली रिमार्केबल चीज़ है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे एग्जिट पोल और फील्ड में जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो धरातल पे जो वोटर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अदर अलग अलग जो वर्ग है वोटर का, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। हरियाणा में गुरुग्राम भी है जहाँ पे इतना हाई वर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ के वहाँ फ्लैट हैं, और रूरल हरियाणा भी है। तो इतनी डाइवर्सिटी वाले स्टेट में मुझे लगता है कि और नीचे तक जाके और डिफरेंट सेक्शंस से अगर बात की जाती तो मुझे लगता है कि इस बात को समझना आसान होता। कई बार बायस भी काम करता है कि इतना नॉइज, हवा चल रही है तो उसमें भी कई लोग इमोशन में बह जाते हैं और वैसे ही रिपोर्टिंग करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात आपने जो समझाई कि नो डाउट वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर पिछले दो चुनाव को देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर बीजेपी की कही जाए तो यहाँ पे देखने को मिली है। अनुज सर, ऐसा क्या हो गया एग्जिट पोल में, सारे दावे धाराशायी क्यों हो गए? देखिए, जो हम लोग ने एनालिसिस किया, दत्तांश की टीम ने जो एनालिसिस किया था, उसमें हमने देखा कि करीब 30 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस की क्लियर एज थी और 22 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी की क्लियर एज थी। इसके अलावा करीब 30 या 32 सीटें ऐसी थी जिस पे चुनाव बहुत टफ था, बड़ा टफ कॉन्टेस्ट था। वहाँ पे क्या किया बीजेपी की टीम की, जिसकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हर सीट का माइक्रो मैनेजमेंट किया, किस सीट पे कौन सी जाति का कैंडिडेट उतारना होगा। और सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं उतारे, उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी खड़े किए। जहाँ पे लगा कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीत सकता है, वहाँ पे उसको इंडिपेंडेंट के रूप में उन्होंने खड़ा कर दिया। जैसे कि सावित्री जिंदल, जो कि बीजेपी से जिनको टिकट मिलना था लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट हो गई। देवेंद्र कदियान जी जो थे गन्नौर से, जो जीत रहे हैं, तो बीजेपी का एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट, इलेक्शन का माइक्रो मैनेजमेंट सीट लेवल पे, उसका एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूँगा कि जुलाना की हाई प्रोफाइल सीट को आप देखिए। वहाँ से ये जब चुनाव शुरू हुआ तो ये कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट 40,000 मतों से जीतेंगे, 30,000 मतों से जीतेंगे। बीजेपी ने जो वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग की, 3 जाट कैंडिडेट वहाँ पे फाइट में आए और बीजेपी ने वहाँ किसको उतारा? ओबीसी कैंडिडेट को, जिन्होंने काफ़ी अच्छे मत लिए। और एक जो जाट कैंडिडेट थे उन्होंने भी करीब 10 से 12 हज़ार के मत लिए। तो ये जो है ना, जिसको कहना चाहिए कि वी शुड अप्रिशिएट दी स्किल्स एंड माइक्रो मैनेजमेंट विच बीजेपी पुट्स इन, कि हर सीट पे क्या गणित होगा, सोशल कॉम्बिनेशन, यही नहीं कि किसको खड़ा किया जाए,
ये कि किसको खड़ा करके वोट काटा जाए, ये उन्होंने किया। तो शायद कहीं ना कहीं पे ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। और दूसरा मैं एक कहूँगा कि मैं पिछले 2-3-4 चुनाव से देख रहा हूँ, और ये एक फिनोमेना सा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ डोमिनेंट कास्ट नॉइज सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है अगर वो पावर से बाहर हो जाती है तो इलेक्शन आता है तो बहुत शोर मचाती है। तो आपको लगेगा कि साहब अब की बार तो चुनाव अब यही जीतेंगे। आप यूपी में देख लिए 2022 का चुनाव था, अखिलेश यादव की जो रैलीज हो रही थी कितनी उनके में शोर हो रहा था, लग रहा था कि यही चुनाव जीतेंगे। 2024 में तेजस्वी यादव की रैलियां देख ली किस तरह की भीड़ थी, वो 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं और भीड़ एकदम जनता वो कर रही है। और यहाँ पे देखिए कैसे क्या एक माहौल सा बन रहा था, सब तरफ यही माहौल चल रहा था कि भाई अब इट इज गिवन। बट कांग्रेस पार्टी ने काफी शोर मचाया पर इस शोर को किसी ने सुना ही नहीं। सर ने जिस तरह से समझाया कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इलेक्शन के टाइम पे चुनाव से पहले ये कहा गया कि नहीं बीजेपी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में को लेकर नाराजगी भी सामने आई, लेकिन नए सिरे से टिकट बंटवारे करना क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाए बीजेपी के लिए? देखिए, रिजल्ट्स तो अब आ गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2 मिथक इस चुनाव ने तोड़े हैं। एक जो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने कंजम्पशन के लिए, और दूसरा जनता के लिए और मीडिया के लिए। पहली चीज ये कि नैरेटिव्स कैन नॉट गेट यू अ विन इन द इलेक्शन। नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त फैलाया। तमाम रिपोर्टर, मीडिया वाले, अखबार वाले, एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, सारे लोग यही कह रहे थे कि 3 ही मुद्दा है यहाँ, जवान, किसान और पहलवान, संविधान भी बीच में आया और बीच में संविधान भी आया। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट करके आपने एक हवा बनाने की कोशिश की। मैं बार बार कहता हूं, और हम लोग कैपिटल टीवी के दर्शकों को पता होगा कि हम लोग कभी भी सर्वे को हम सच नहीं मानते, क्योंकि उसका एक इंटरनल एक प्रॉब्लम है। जो सर्वे होता है वो तो अलग है, एग्जिट पोल को भी हम लोग ये नहीं मानते कि भाई ये जो है कोई आपको सही जानकारी देगा। जब लोकसभा के भी चुनाव हो रहे थे तब भी हमने ये वार्निंग दी थी कि एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा मत कीजिए। कारण एग्जिट पोल का जो सबसे बड़ा लूपहोल है वो ये है कि आपका डाटा कलेक्शन कितना साइंटिफिक है, और आपके जो रिसर्चर जो ग्राउंड में जाकर के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो वाकई बूथ पे हैं या नहीं है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कभी भी किसी को नहीं जानता हूं। और अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो आप बताइए, आपने 10 बार 20 बार वोट्स दिए होंगे, कभी आपके पास कोई आदमी फॉर्म लेकर के आया कि भाई आप ये बताएं आपने क्यों दिया वोट, किस लिए? ये होता नहीं है। बहुत ही वो डाटा कलेक्शन का एक अपना एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, एट बेस्ट व्हाट एनी सर्वे कैन प्रिडिक्ट इज द परसेंटेज ऑफ वोट। एक ही डाटा हम 4 आदमी को दे दिया जाए तो चारों लोग अलग अलग कंक्लूजन पे आएंगे और चारों लोग अलग अलग सीट्स देंगे। कारण क्या है कि सीट्स को आप सर्वे के जरिए गैग नहीं कर सकते, ये आपका पर्सनल चॉइस हो जाता है। तो ये तो डाटा का मामला हुआ। एग्जिट पोल इसलिए फेल होता है क्योंकि जो सीट अलॉट करने वाले लोग होते हैं वो यही हवा में उड़ जाते हैं। कारण उनको नैरेटिव समझ में आता है, करे नहीं, यही 3 मुद्दे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, हर चुनाव में मुद्दा होता है, सरकार के खिलाफ मुद्दा होता है, नेता के खिलाफ मुद्दा होता है, लेकिन उस मुद्दे को आप कैसे वोट में कन्वर्ट करें इसके लिए कार्यकर्ता चाहिए होता है। इसके लिए आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए, इसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास एक बड़ा ही डायनेमिक संगठन होना चाहिए। और अगर उसके अभाव है, पार्टी में तोड़फोड़ है, आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुद्दे रहेंगे भी, सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगा, लेकिन चूंकि आपके पास उस लोगों की भावनाओं को, एस्पर्सन्स को आप वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, बहुत ही लूज टर्म में मैं बता दूं,
हवाबाजी करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी और उसी का ये नतीजा हुआ है कि आज कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं लगा है। क्या राजीव सर, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ऐसी क्या गलती हो गई? क्या वो बस हवाबाजी करते रह गए और आज नतीजे उनके एकदम बिल्कुल सपोर्ट में है ही नहीं? देखिए, कांग्रेस की गलती जो थी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा जो मिला, जैसा अनुज जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉक्सी कैंडिडेट भी उतारे, कांग्रेस ने भी प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारे। ये हम नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट किया, उसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी, क्योंकि प्रॉक्सी कैंडिडेट हर पार्टी उतार रही थी और बागी उम्मीदवार अगर कांग्रेस के थे तो भारतीय जनता पार्टी के भी थे। दोनों के बागी उम्मीदवार थे। जहां तक जिंदल की बात है, सावित्री जिंदल की, सावित्री जिंदल प्रॉक्सी नहीं थी, वो तो पहले से जीती हुई थी, फिर से जीतने की उम्मीद उनकी थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अलग दिशा में सोच रही थी और उन्होंने जीत के लिए एक दावेदारी पेश की, नहीं कैंडिडेट बना पाई तो फिर वो कैंडिडेट बन गई और जीत कर दिखा दी कि हम अभी भी यहाँ पर पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से तैयार हैं, हम बुजुर्ग नहीं हो चुके हैं। जबकि उनके बेटे नवीन जिंदल को टिकट दिया गया, वो सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी से, पहले वो कांग्रेस में थे। तो ये स्थितियां जो हरियाणा के अंदर हुई, वो अगर देखा जाए तो इस चुनाव में 2014, 2019 और 2024 में हरियाणा में अलग अलग धाराएं चली है। 2014 में लोगों ने वोट भी किया और जितवाया भी, भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली। क्यों? क्योंकि उससे आसपास जो हरियाणा के अंदर जाटों ने रिजर्वेशन के लिए तोड़-फोड़ किया, हंगामा किया, ओबीसी समुदाय थोड़ा डर गया और लगा कि अगर इन्हीं लोगों के पूरी तरह से हरियाणा के जिम्मेदारी दे दें, डोमिनेंट कास्ट की बात जो की जाती है, डोमिनेंट पॉलिटिकल कास्ट को भी मोदी ने उस भ्रम को तोड़ा है हर जगह पर, चाहे पारिवारिक स्थिति हो या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की स्थिति हो, जो एक ही जाति का वर्चस्व रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही किया, बिहार में भी ऐसा ही किया और हरियाणा में भी यही हो रहा है। तो जाटों ने जिस तरीके से फिर से लामबंदी की और इन लोगों ने सारे मुद्दे, किसान के मुद्दे ये जाटों ने अपने स्तर पर ले लिया, दूसरे तरफ पहलवानों को मुद्दे, ये बार बार कहता रहा कि जाट बेटियों के साथ अन्याय हुआ, जाट पहलवानों के साथ अन्याय हुआ। तो दूसरे ओबीसी वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शैलजा को तो कोई भाव दे ही नहीं रहा। ऐसा कौन सा है जो कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर दी तो कांग्रेस में इतना ज्यादा परेशानी होने लगी कि नहीं, कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर खुद वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह रही है और कह रही है कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए, तो हुड्डा का वर्चस्व इतना है, उदय भान को वो प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे अपनी मर्जी से, चाहे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। ये स्थितियां वहां पर जो हुड्डा परिवार का वर्चस्व, जाटों का वर्चस्व रहा, वो गैर जाट वोटर जो हैं वो कम से कम उससे ज्यादा चिढ़ गए कि ये हंगामा जो चल रहा है आगे क्या होगा अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा दिए। इतने सालों में 2014 हो, 2019 हो, या फिर नेतृत्व परिवर्तन किया गया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खट्टर के बदले सैनी को लाया गया, किसी जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये जाटों का जो डोमिनेंस था वहां, उसे तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं सोचा कि अब जाट है जो नाराज हैं तो जाट को आगे बढ़ा दो, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दो। ये नहीं हुआ, तो इसलिए वहां के गैर जाट ओबीसी भी और उसके साथ दलित जो थे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया और चिढ़ जो थी वो ज्यादा फायदेमंद हुआ, क्योंकि ज्यादा लोग बाहर निकलकर वोटिंग किए। वोटिंग परसेंटेज यानी कि 33% 2014 में 47 सीटें, 36% 2019 में 40 सीटें और यहाँ 39-40% में भी 48 सीटें से ज्यादा दिखती है अभी आती हुई। तो ये स्थितियां इसी तरीके से बदली है। मतलब ये सब समझ में आ रहा है कि जो मुद्दे दिखाए जाते हैं उन मुद्दों से उलट ही जनता सोचती समझती है, चाहे वो जाट का फैक्टर हो, दलित फैक्टर हो, पहलवान फैक्टर हो, किसानों का फैक्टर हो, हर फैक्टर में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। जैसा कि राजीव सर ने समझाया, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद की राजनीति करती है, जनता अब उसे नकार चुकी है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक चुनाव के हार जीत से या 2 चुनाव 5 चुनाव के हार जीत से ख़त्म नहीं होती है। पहली बात तो ये समझिए। देखिए अगर आप वोट परसेंटेज भी देखेंगे ना, तो अभी 1% का
फासला है। देखिए, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है, नैरेटिव की लड़ाई होती है, रिसोर्सेज की लड़ाई होती है, स्ट्रैटेजी की लड़ाई होती है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे को उखाड़ फेंका टाइप का नहीं होता है। ये आप इसको ऐसे समझिए कि अलग हरियाणा में अगर कांग्रेस नहीं जीती let तो me कहाँ complete. जीतेगी? इतने मुद्दे आए पहलवानों का, किसानों का, कहाँ मात खा देखिए, राजनीति में कोई राजनीति क्यों करता है? जीतने के लिए, कुर्सी के लिए? कुर्सी तो हाथ नहीं लगी। किसी समय बीजेपी के 2 सांसद होते थे, नहीं, बीजेपी के 2 सांसद होते थे। जनसंघ ने जब हरियाणा में चुनावी में एंट्री किया तो कभी 10 तक आने में तो बहुत साल लग गए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कार्यकर्ता उम्मीदों पे जीता है। वो इसी आंकड़े को हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए अलग अलग इसमें उम्मीदें ढूंढ लेती है। और देखिए, पॉलिटिकल ठीक है, पार्टी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद करेगी अब? अरे भाई, आंकड़ा आप देखिए ना, वोट परसेंटेज जो है उनको भी इतना संतोष है कि हम 1% से पीछे रह गए। और अलग अलग वो, जैसा वो मनीष जी कह रहे थे कि अलग अलग कैंडिडेट का वोट जोड़ेंगे तो उनको लगेगा हम 42-43 पे पहुंचे होते तो हमारे लिए बेहतर होता। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी आम लोगों के लिए ही काम करती है। चुनाव होना एक अलग बात है। अब जो भी एमएलए है वो सबका रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे उस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें नहीं बह जाना है कि ये पार्टी खत्म, ये पार्टी जिंदा। और लोकतंत्र में जितनी पार्टी, जितनी आवाजें, जितने रिप्रेजेंटेशन रहें, वो लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें कांग्रेस अपने लिए कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अगर वैसे देखें तो 31 सीट थी तो 31 से कुछ बढ़े ही है आगे, है ना। और अगर आप 2014 के उससे देखें तो राजनीति हमेशा उम्मीदों पे चलती है। चलिए, आप उम्मीद कीजिए। लेकिन सर, संजीव सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से, अनुज सर, कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतकलह, चाहे वो सीएम कैंडिडेट को लेकर हो, गुटबाजी हो, कुमारी सैलजा की नाराजगी हो, ये फैक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान करा गया है? बिल्कुल। इससे पहले मैं जरा सा 1 मिनट लूंगा और जरा सा एग्जिट पोल को थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए सुलभ भाषा में समझा देता हूँ। कि एग्जिट पोल का मतलब होता है कि जो पोलिंग बूथ से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनका क्या वोटिंग था, उनसे हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया, बस ये एक एग्जिट। और जहाँ जैसे डॉक्टर मनीष ने बोला कि सैम्पलिंग बड़ी क्रूशल होती है। जब हम चावल बनाते हैं ना तो एक चावल का दाना उठाया और चेक किया तो बोलते हैं चावल पक गया। लेकिन वहीं पे अगर आप आलू गोभी मटर की सब्जी बना रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि आलू गोभी मटर पकी कि नहीं, और फिर आप रस्सा निकाल के भी चखते हैं कि नमक ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं। उसी तरह से ये इलेक्शन में अगर आप वेरिएबल्स सही पकड़ लेते हैं जिनको कि आपको चेक करना है, जेंडर है, एज है, कास्ट है, सब कास्ट है, रिलीजन है, रीजन है, एफिलिएशन है, प्रोफेशन है, ये अगर आप चीज़ें पकड़ लेते हैं और उनका आप सैम्पलिंग अगर सही कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है और इसको अगर सही तरीके से किया जाए तो इसके रिजल्ट्स सही आएंगे। ये नंबर 1 है। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कांग्रेस पार्टी के अंतर देखिए, अंतरकलह जो है, विनर टेक्स एवरीथिंग एंड लूजर लूजर्स एवरीथिंग का मामला है। लेकिन ये हमने देखा कि जब कांग्रेस ने शुरुआत किया तो उसका बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम था, लेकिन बीच में जब शैलजा जी की नाराज़गी हुई तो उसकी वजह से ये हुआ कि शायद कहीं ना कहीं भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि भाई देखिए, ये पार्टी में दलितों को वो नहीं होता। और जैसा मनीष ने बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस ने हरियाणा में कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर अपने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ही नहीं। अगर आपको मुद्दा लेके जाना है तो लेके कौन जाएगा? आपको कार्यकर्ता चाहिए, आपको नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए, वो नहीं था। तो जो नैरेटिव चला उसको शायद बीजेपी नीचे तक ले गई। इवन आप देखिए, बीजेपी का जो दलितों का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो है जाटव्स और नॉन जाटव्स को उन्होंने इक्वल तजब्बो दिया। और आपको याद होगा लास्ट टाइम उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास का रिजर्वेशन भी सब कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी। तो कहीं ना कहीं पे ये, और राहुल गांधी आए, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश भी की, लास्ट में लेट आए, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि ये दिखाने के लिए कि यूनिफाइड कांग्रेस है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो पिछली बार भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि कांग्रेस इज़ अ पार्टी ऑफ नेताज एंड नॉट वर्कर्स। और शायद कहीं ना कहीं पे ये एक, बहुत सारे लोग तो राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानते हैं, बताइए। ये तो देखिए, सबकी अलग अलग सोच है। कोई बोलता है ग्लास इज हाफ फुल, कोई बोलता है ग्लास इज हाफ एम्प्टी। जी, मनीष सर, क्या गलती हो गई राहुल गांधी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आप सवाल कर रही हैं कि उसका क्या आगे क्या,
कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां कोई विचारधारा अब बची नहीं है। इट्स नॉट अ पार्टी लेड बाय सम आइडियोलॉजिकल मूविंग्स, मतलब कोई विजन हो भविष्य का, वो है नहीं। ये पार्टी सत्ता के लिए राजनीति में है और ऑब्वियसली बात है, नेशनल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, वो हमेशा के लिए रहेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी अब हमेशा के लिए रहेगी, उसको यू कैन नॉट राइट देम ऑफ। लेकिन होता क्या है, जब इस तरह की चीजें जब आती है सामने में, तो पार्टी के अंदर कोलाहल मचता है। अब कल से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के समर्थक और वो तमाम यूट्यूब के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी की जीत दिला रहे थे, उनको तो फिर अपने दर्शकों के सामने जाना होगा। उन एनालिस्टों को फिर से वो आर्टिकल लिखना होगा कि भाई हमसे कहाँ गलती हो गई। तो उसके लिए वो अलग अलग बहाने ढूंढेंगे। अलग अलग बहाना क्या होगा? तो आपने जो सवाल किया राहुल गांधी, तो पहला तो अटैक राहुल गांधी के ऊपर होगा कि भाई जब सारे लोग प्रचार कर रहे थे, आप विदेश में क्या ऐशो आराम कर रहे थे? भाई आपका अमेरिका का दौरा 3 दिनों के लिए था। 4 दिन पहले आप गए और 6 दिन के बाद आए। 3 दिन का तो अकाउंट है, बाकी 9 दिन का अकाउंट कहाँ है? क्या कर रहे थे आप? कहाँ गायब थे? प्रचार क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ, कि जब कभी भी इस तरह का माहौल बनता है, जब पार्टी के अंदर बवाल मचता है, जब लीडर्स आपस में लड़ते हैं, जब खेमेबाजी होती है, वेयर इज योर अथॉरिटी? क्या सोनिया गांधी के पास ये अथॉरिटी नहीं बची, या राहुल गांधी के पास ये अथॉरिटी नहीं बची कि आप चारों लोगों को बुलाते, बिठाते और आप कहते कि ये काम ऐसे होगा, बाकी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती? या राहुल गांधी बुला करके, बिठा करके, या आप कन्विंस कर लिए होते? कोई भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत है कि वो आकर के कह दे कि भाई हम लड़ना चाहते हैं, हमें टिकट दो? आप देखें, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी ने डिसाइड किया दिल्ली में कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, अपना सब कुछ त्याग करके वो एक कार्यकर्ता की तरह। ये होता है कमिटमेंट। आप राहुल गांधी यहां फेल हो गए। अब जो लोकल इश्यूज है, लोकल इश्यूज जो है, बाकी तो टिकट बंटवारा ये वो बाकी सारे लोग उस पर डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन एक बात है, कांग्रेस पार्टी अब 5 साल तक इंतजार करेगी। तो जब 5 साल के बाद हरियाणा का चुनाव होगा, तो आज बहुत सारे बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस पार्टी में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में नजर आएंगे, जैसा कि हर राज्य में हो रहा है। तो एक रहेगी कांग्रेस पार्टी, सदैव रहेगी, लंगड़ी लूली बन करके रहेगी। लेकिन धीरे धीरे अस्तित्व खत्म जो हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बात बीजेपी की करें तो हर बार राजीव सर हमने देखा, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, कई राज्यों में चुनाव से पहले सीएम फेस बदले गए। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को लाया गया। ये सीएम बदलना फॉर्मूला जो है बीजेपी का, क्या यहाँ पे कारगर साबित हुआ है? देखिए, किसी जगह पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटने के लिए बहुत सारी कवायतें की जाती है। उसमें विधायकों को बदला जा सकता है। जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के चुनाव में सारे के सारे पार्षदों को बदल दिया। मंत्रियों को भी टिकट नहीं दिया जाना, इसके लिए एक माना जाता है कि इस मंत्री से ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब लोगों को लग रहा है, या उस क्षेत्र के लोगों को लग रहा है कि इन्होंने काम नहीं किया, तो चेहरा बदल दो। तो चेहरा बदलने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सब पार्टियों की रही है। यह पुरानी रणनीति है और इसमें कहीं कहीं कामयाबी मिलती भी है, कहीं नहीं भी मिलती है। कर्नाटक में कौन सी भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली? वहां पर नेतृत्व परिवर्तन किया गया और उसके फायदे नहीं मिले, क्योंकि वहां पर चूक हुई कुछ। उसी तरीके से यहां भी देखा जा रहा है कि सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन बहुत बड़ा आधार है। ये आगे विश्लेषण से पता चलेगा, जब अलग अलग क्षेत्रों के पैटर्न पता चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसका माइक्रो एनालिसिस करेगी कि कहां, किन जगहों पर, किन क्षेत्रों में किन लोगों ने, किन समुदायों ने वोटिंग की है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा आधार बनता है कि आखिरकार राहुल गांधी, सही मायने में आपने जो कहा कि राहुल गांधी आखिरकार नेता हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि कुमारी सैलजा या सुरजेवाला जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, वो भी विद्रोही स्वर में बोल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय छत्रप उभर के आते हैं, राहुल गांधी की बात नहीं सुनते। क्यों?
क्योंकि इन लोगों को लगता है कि किसी स्टेट असेंबली के चुनाव में, या स्टेट में असेंबली का भी होता है और लोकसभा चुनाव में भी उसी स्टेट के लीडरशिप की जिम्मेदारी दी जाती है, तो ऐसे में इन लोगों को लगता है राहुल गांधी का फैक्टर नहीं है। अगर राहुल गांधी के कारण हम जीत नहीं पा रहे या हार नहीं पा रहे, हम अपनी मेहनत से जीतते हैं, तो राहुल की औकात क्या है? क्षेत्र में राहुल गांधी के कारण कोई कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, यह देखने को नहीं मिला किसी स्टेट में। जैसे 0.9% वोट के अंतर से वहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई। अभी ये चर्चा होगी कि हरियाणा में हमने बहुत ज्यादा वोट गेन कर लिया, हार गए, लेकिन फिर भी हमारे पहले से ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस ये नहीं कहती है कि बहुत छोटे से अंतर से भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत नहीं है। लेकिन वहां पर भी नेतृत्व को लेकर समस्याएं आती है। हर जगह नेतृत्व की समस्या का समाधान अगर राहुल गांधी नहीं करते, अगर शैलजा को सीधे सोनिया गांधी से मीटिंग करनी पड़ती है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के मीटिंग के बावजूद, तो इसका मतलब है कि नेतृत्व संभालने में राहुल गांधी पूरी तरह से विफल नजर आते हैं। ये हम लोगों ने सब पार्टियों को कि बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, कांग्रेस ने अंतर्घात था और ऐसा था। आई थिंक in the end we should appreciate the intelligence of our Indian voters and salute them कि हर बार वो जो है, जो भी ऊपर बैठे हुए रणनीतिकार, सोचने वाले, इंटेलेक्चुअल्स, सारे लोग जो बैठे हुए हैं, उनको वो सरप्राइज कर देता है। आप सोच कुछ और रहे हैं, ऊपर से मार पूरी चारों तरफ चल रही कि भाई ऐसे करते हैं, ये कास्ट है, वो अलायंस है, ऐसे है। वी शुड सैल्यूट एंड अप्रिशिएट, एंड जो हमारा वोटर है वो हमको सही दिशा दिखाता है कि भाई किस तरफ हमको जाना है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू एंड। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। और इसीलिए कहते हैं कि सत्ता की चाबी तो जनता के हाथ में ही होती है, जनता जो चाहती है उसकी ही सरकार बनती है। कई मुद्दे हमने देखे, कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त घमासान भी नजर आया, लेकिन सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी पर हावी पड़े और बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।